मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फोर्थ पेपर के एक महत्वपूर्ण थिंकर, विचारक और दार्शनिक प्लेटो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्लेटो पश्चिम देशों के यानी यूरोपियन कंट्रीज के एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने यूरोप में और पश्चिमी देशों में दार्शनिक विचारधारा की यानी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट का आधार तैयार किया, बेसिस तैयार किया। तो उस विचारक के बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो के गुरु हैं सुकरात। प्लेटो जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं उनके गुरु हैं सुकरात, यानी सुकरात के शिष्य हैं और अरस्तु के गुरु हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं और अरस्तु के गुरु हैं। तो एक महान दार्शनिक विचारकों की श्रृंखला में प्लेटो का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 428 या 427 बीसी में हुआ। He born in 428 और 427 बीसी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इनके जन्म के वर्ष के बारे में थोड़ा सा अंतर रहता है, तो आप ये दोनों ध्यान रखेंगे। 428 बीसी और 427 बीसी, और इनकी मृत्यु का वर्ष 348 और 347 बीसी देखने को मिलता है। 348 बीसी या 347 बीसी इनकी मृत्यु का वर्ष माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार करने वाले विद्वान के रूप में इनका नाम जाना जाता है, यानी प्लेटो का नाम जाना जाता है। अब देखते हैं कि इनका जो मुख्य इंटरेस्ट यानी इनकी रुचि किन क्षेत्रों में थी। तो देखिए, इनकी जब रुचि की बात करेंगे तो एक इनका बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्ट था जिसका नाम था मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स के फील्ड में इनकी काफी रुचि थी। और मेटाफिजिक्स जो है वो फिलॉसफी की वो ब्रांच होती है, इज सच ए ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी which examines the fundamental nature of reality, यानी किसी भी वास्तविकता की, किसी रियलिटी की जो फंडामेंटल नेचर है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है। एंड इट इंक्लूड्स रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मैटर, यानी कि व्यक्ति के मस्तिष्क और मैटर के बीच, यानी कि उसकी जो सोच है और जो हमारे मैटर यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, इनके बीच का जो रिलेशन है उसको मेटाफिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो इनकी रुचि इन्हीं सब चीजों में थी कि व्यक्ति की जो सोच है और जो हमारे जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है, उससे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। एथिक्स इनकी रुचि का क्षेत्र था, एथिक्स नैतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं। राजनीति क्षेत्र में भी इनकी रुचि थी। he has a good interest in politics also, और आगे की रचनाओं में आप इसको देखेंगे भी। इसके अलावा एस्थेटिक्स में भी इनकी रुचि थी। एस्थेटिक्स वो विषय है, ये फिलॉसफी व्हिच डील्स विद द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट, यानी कि किसी भी वस्तु की सौंदर्य और उसकी रुचि के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को या दर्शन को एस्थेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा लव के बारे में इनका विशेष इंटरेस्ट था और इसके बारे में इन्होंने लिखा। मैथमेटिक्स, इनकी गणितीय क्षेत्र में भी इनकी दखल थी। लैंग्वेज, भाषा के ऊपर इनकी दखल थी। और एजुकेशन यानी शिक्षा और कॉस्मोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष के विषयों में भी इनका ज्ञान और इनकी रुचि थी। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति थे जिनकी विभिन्न विषयों में रुचि देखी जा सकती है। इनके जीवन के ऊपर प्रभाव अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया सुकरात इनके गुरु थे और एक महान दार्शनिक यूनान के और उनके शिष्य सुकरात के शिष्य प्लेटो। तो सुकरात का इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और कई रचनाओं में उन्होंने सुकरात और जो उनके विचार हैं उसको बताने का भी प्रयास किया। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ और विद्वान जिनके बारे में आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है, उनका भी इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हेराक्लिटस ये भी इनको प्रभावित करते हैं। थियोडोरस और होमर कवि
है ना, लेखक, तो इनके जीवन का, इन विद्वानों का भी इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब जो किताबें इन्होंने लिखी उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। किताबें जैसे देखिए, इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है एपोलॉजी। एपोलॉजी जो है ये बेसिकली ये सुकरात के जो डायलॉग्स थे, जो उन्होंने, चूंकि उनको जो है मृत्यु दंड दिया गया था यूनान में, तो और इससे बहुत दुखी थे प्लेटो, क्योंकि वो उनके हिसाब से ये जो वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो करप्ट थी और राजनीतिक व्यवस्था निरंकुश थी, और उस निरंकुशता के कारण प्लेटो के गुरु यानी सुकरात को मृत्युदंड मिला था। तो इस कारण से जो उन्होंने किताब लिखी उसमें एपोलॉजी जो बुक है उसमें इन्हीं सब चीजों का वर्णन उन्होंने किया, यानी सोक्रेटिक डायलॉग ऑफ द स्पीच ऑफ लीगल सेल्फ डिफेंस विच सुकरात स्पोक एट हिज ट्रायल ऑफ इम्पाइटी एंड करप्शन इन 399 बीसी। 399 बीसी के आसपास जब सुकरात को मृत्युदंड दिया जा रहा था, तो उन्होंने अपने पक्ष में जो बातें लिखी उसको एपोलॉजी में प्लेटो ने बहुत ही अच्छी तरह से वर्णित किया है। इसके अलावा एक किताब का नाम है क्रीटो। क्रीटो जो है ये बताता है कि इट डिपिक्ट्स कन्वर्सेशन बिटवीन सुकरात एंड हिज वेल्दी फ्रेंड क्रीटो। क्रीटो एक सुकरात के मित्र थे। सुकरात और क्रीटो के बीच जो कन्वर्सेशन होता है पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, राजनीतिक उत्तरदायित्व को लेकर, उसके बारे में ये किताब प्लेटो ने लिखी है। तो क्रीटो इनकी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक किताब है, पॉलिटिकल बुक है। फिर एक किताब है यूथिफ्रो। इसमें भी सुकरात के डायलॉग्स और उनके विचारों का उल्लेख किया गया है। खासकर इसमें जो है दैवीय शक्तियों के बारे में यानी डिवाइन पावर्स के बारे में जानकारी दी गई है। यानी यूथिफ्रो नामक जो किताब है प्लेटो की, उसमें इन सब बातों को, खासकर दैवीय शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक और किताब है मेनो बिगिंस द डायलॉग बाय आस्किंग सुकरात वेदर वर्चू इज टीचेबल। मतलब इसमें उन विचारों पर चर्चा की गई है। जो ये मेनो जो किताब का नाम हम बता रहे हैं आपको, कि सुकरात से ये पूछा जाता है, या सुकरात से ये पूछा जाता है कि क्या जो वर्चू है, यानी जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, जो सद्गुण है, मेन चीज है वर्चू मतलब सद्गुण, क्या इन सद्गुणों को बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, टीचेबल है ये। तो सुकरात ने इस बारे में जो भी बात बताया, जो भी चीज उन्होंने सिखाया या जो भी उन्होंने उल्लेख किया, प्लेटो ने अपनी इस किताब में इस बात की जानकारी दी। और कहते हैं सुकरात टेल्स मेनो दैट दे फर्स्ट नीड टू डिटरमाइन व्हाट वर्चू इज। मतलब वर्चू यानी सद्गुण क्या है, जब ये समझ जाएंगे तो ये सिखाने की या पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो पहले तो ये ढूंढना है कि सद्गुण है क्या, वर्चू है क्या। अगर वर्चू समझ जाएंगे तो इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अंतर्निहित हो जाएगा। इसी तरह से एक और किताब है फेडो, PHAEDO, फेडो इज ऑल्सो वेरी फेमस बुक। वन ऑफ द मेन थीम्स इन फेडो इज दैट आइडिया द सोल इज इमोर्टल। जो आत्मा है वो इमोर्टल है। इस मुख्य धारा को लेकर के ये किताब प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है फेडो। Phaedo is a book in which it is explained that the soul यानी जो हमारी आत्मा है ये इमोर्टल है। तो इस नजरिए से ये महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा देखिए ये तीन बड़ी किताबें हैं इनकी, एक तो रिपब्लिक, दूसरा स्टेट्समैन और तीसरा द लॉज। पहला रिपब्लिक, दूसरा स्टेट्समैन और तीसरा द लॉज। तो रिपब्लिक जो है इनकी बहुत बड़ी किताब है।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विचार इसी में से आते हैं। यही वो किताब है जिसमें इन्होंने कहा कि वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू, यानी सुकरात के विचारों से आगे बढ़ते हुए इन्होंने इस किताब में बार बार उल्लेख किया कि सद्गुण जो है वो हमारा नॉलेज है, और नॉलेज यानी हमारा जो ज्ञान है वही सद्गुण में परिवर्तित हो जाता है। तो वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये कि ये यहां पर इस किताब में रिपब्लिक की आलोचना करते हैं, खासकर प्रजातंत्र की, यानी यहां पर हाँ एक करेक्शन करिएगा, रिपब्लिक जो किताब है उस रिपब्लिक में, रिपब्लिक का मतलब आज का गणतंत्र नहीं है, आज जिसको हम गणतंत्र, यहां पर रिपब्लिक से मतलब है न्याय, न्याय मतलब जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित ये किताब है। लेकिन उसमें केवल न्याय के बारे में ही बात नहीं की गई है, न्याय के अलावा फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी और इन सब चीजों को हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा न्याय के साथ साथ कैरेक्टर ऑफ द सिटी स्टेट एंड जस्ट द मैन, यानी व्यक्ति का चरित्र, शहर यानी कि सिटी का चरित्र, राज्य का चरित्र, इन सब के बारे में इस किताब में उल्लेख किया गया है। तो इस नजरिए से ये एक आधुनिक राजनीतिक, दार्शनिक, आर्थिक और भी बहुत सारी चीजों से संबंधित किताब मानी जा सकती है। लेकिन इस किताब में उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की है। इसका कारण अभी हम बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों उन्होंने किया होगा, क्योंकि वो बहुत पीड़ित थे लोकतंत्र से, और दुखी होने का कारण ये था कि उस लोकतंत्र के कारण ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही कई बार यूनान में निरंकुश शासन का जन्म हो गया। निरंकुश शासन लगातार कई सालों तक लोकतंत्र के आधार पर, यानी लोकतंत्र को पृष्ठभूमि में रखते हुए निर्मित हो गया, और फिर वो अपनी निरंकुशता का अनुसरण करके, निरंकुशता यानी ऑटोक्रेसी को फॉलो करके कई लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए वो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इसमें योग्यता और गुणों का ह्रास होता है और योग्य लोगों को ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है जिसके पास उस तरह के गुण ही नहीं होते, क्वालिटीज नहीं होते। तो यहां पर लोकतंत्र की आलोचना की बात इन्होंने रिपब्लिक में की है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। एक बात और, एक किताब और है इनकी, स्टेट्समैन। स्टेट्समैन बेसिकली, स्टेट्समैन मतलब स्टेट को चलाने वाला व्यक्ति, यानी राज्य को संचालित करने वाला व्यक्ति। तो ये एक राजनीतिक ग्रंथ है, पॉलिटिकल बुक है, जिसमें व्यवहारिक राजनीति यानी कि अप्लाइड पॉलिटिक्स का इसमें वर्णन किया जाता है। और निरंकुशता के स्थान पर, अब देखिए बार बार ये यही कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी के स्थान पर ये कानून का शासन, कानून के शासन को स्थापित करने की बात कहते हैं। और इसी किताब में द गार्जियन थ्योरी ऑफ स्टेट का भी उन्होंने उल्लेख किया है। और एक और किताब द लॉज, द लॉज जो है ये लगभग उन्होंने, जब वो 70 वर्ष के थे तब उन्होंने ये एक किताब लिखी। ये एक दार्शनिक किताब भी है, मतलब पहले की किताबों की तुलना में ये दार्शनिक किताब है, फिलोसफिकल बुक है। और राज्य के संचालन में कानून और व्यवहार का उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए उसका उल्लेख द लॉज में किया गया है। तो अब आप इसको समराइज कर सकते हैं कि देखिए कितनी सारी बातें आपको मालूम पड़ गई। यहां पर आपको ये पता चल गया कि प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु, और इनका जन्म कहां पर, यूनान में, है ना। और ये पश्चिमी संस्कृति के दार्शनिक आधार तैयार करने वाले विद्वान, किन किन विचारों से ये प्रभावित थे और किन विद्वानों से प्रभावित थे ये भी आपको मालूम पड़ गया। हाँ, किताबों का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि ये हर जगह आपको काम आएगी। एपोलॉजी, क्रीटो, यूथोफेरो, मेनो, फेडो, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड द लॉज, ये इनकी बड़ी किताबें हैं, जिनमें से ये जो लास्ट की दो किताब है 70 वर्ष की आयु में उन्होंने द लॉज लिखा था। बाकी रिपब्लिक जो है इसकी बहुत सारी जगहों पर इस किताब में जो बात कही गई है उसका जो है उल्लेख होता रहता है।
अब यहां से आगे बढ़ते हैं और जो इनके विचारों पर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये डेमोक्रेसी की भी आलोचना करते हैं, तो ऐसा क्यों, आखिर क्यों ये पीड़ित थे, क्या ये कहना चाहते थे? तो बेसिकली प्लेटो के जो विचार हैं वो उस समय की परिस्थितियों से निकली थी, यानी कि जो यूनान की परिस्थिति थी, कंडीशन ऑफ यूनान, उससे निकली थी। वहां पर एक अव्यवस्था का वातावरण था, यानी दौर यही होगा 428-427 बीसी के आसपास। तो अव्यवस्था थी, यानी कि कुछ भी चीज व्यवस्थित तरीके से नहीं था। जो शासक होते थे वो जो है योग्य और अच्छे शासक नहीं होते थे, एजुकेटेड रूलर्स नहीं होते थे, फिलोसफर रूलर्स नहीं होते थे, जिसके कारण जो है प्रशासन चलाने का कोई बेहतर तरीका नहीं था। तो एक तो वो अव्यवस्था से पीड़ित थे, जिस अव्यवस्था के कारण सुकरात को जो है मृत्युदंड दे दिया गया था, तो उससे बेहद दुखी थे वो। दूसरी चीज अज्ञानता का शासन था, मतलब कोई ज्ञानी व्यक्ति, नॉलेजेबल पर्सन शासन चलाए तो शासन में एक योग्यता और स्तर बढ़ेगा, इनकी सोच थी। लेकिन चूंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति शासन में ऊपर पहुंच जा रहा है और शासन का संचालन कर रहा है और वो ज्ञान नहीं होता था उसके पास, तो अज्ञानता का शासन था, तो इसके कारण भी समस्या होती थी। आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर, आर्थिक इकोनॉमिक जो एक इनइक्वालिटी थी वो समाज में देखने को मिल रहा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और निरंकुश शासन यानी ऑटोक्रेटिक रूल वहां पर प्रचलित था और बार बार निरंकुश शासक जो है वहां पर डेवलप हो जाते थे। तो उनके जीवन काल में ही बताया जाता है कि 30 साल के अंदर ही कई निरंकुश शासक हुए जिन्होंने समाज को, यूनान के समाज को काफी नुकसान पहुंचाया। अब इस तरह से सुकरात जो है वो उनको डेमोक्रेसी से एक तरह से नफरत सी हो गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी कहने के लिए तो थी, लेकिन जो लोग शासन में पहुंच रहे थे, जो शासक बन रहे थे, वो शासक उस योग्य ही नहीं थे, वो कैपेबल ही नहीं होते थे। तो उनको ये लगता था कि इससे अच्छा तो कोई और तरीका हो शासन चलाने का, जिसमें योग्य और जो अच्छे शासक हों, जो समाज के वेलफेयर के लिए काम करें, जो जस्टिस के लिए काम करें, ऐसे लोगों को ऊपर आना चाहिए, ऐसे लोगों को शासक बनना चाहिए। तो इनकी जो विचारधारा है, उनके जो थॉट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिए, वो इन्हीं पर आधारित है। तो अब देखते हैं हम कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि प्लेटो क्या सोचते थे। तो देखिए, प्लेटो का एक तो न्याय का सिद्धांत है, बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो का नैतिकता का सिद्धांत है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत, प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्लेटो का साम्यवाद, ये एक विवादित सिद्धांत था इसलिए क्योंकि इसमें प्लेटो ने जो है, जो शासक वर्ग हैं और जो सैनिक वर्ग हैं, उनके लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत दे दिया। तो अभी वर्तमान परिवेश में तो संभव नहीं है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे उन बिंदुओं पर। हो सकता है दूसरी क्लास में या दूसरे वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले आपको प्लेटो का आदर्श राज्य बताने का प्रयास करते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य किसे मानते हैं? तो देखिए, प्लेटो जो है ये कहते हैं कि ये तो पहली चीज तो ये है कि ये रिपब्लिक नामक जो उनकी किताब है उसमें ये कॉन्सेप्ट वो देते हैं और कहते हैं कि आदर्श राज्य के दो आधार होंगे। देयर विल बी टू बेसिस ऑफ द आइडियल स्टेट। क्या क्या? तो एक होगा शिक्षा और दूसरा होगा न्याय, यानी दो बड़े आधार हैं, शिक्षा और न्याय। तो एक तो बेसिक चीज यहां से ये ले लीजिए आपकी, शिक्षा और न्याय इसके आधार में रहेगा। दूसरी चीज एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? तो देखिए, आदर्श राज्य का विकास क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की जरूरतें थी और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भोजन, वस्त्र, आवास यानी खाना, रहना, कपड़े पहनना, इन सब की जरूरत थी और उसके लिए उनको काम करने की जरूरत थी, है ना, मेहनत करने की जरूरत थी। उसको बोलते हैं वो काम तत्व, यानी कि ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर व्यक्ति को काम करने के लिए, उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है, जिसको इकोनॉमिक फैक्टर नाम दिया गया है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति वाले जो घटक हैं, यानी ओरिजिनेट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले जनरेट होता है इकोनॉमिक फैक्टर। फिर
फिर दूसरा तत्व शुरू होता है जिसको कहते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से उत्पादन कर रहे हैं और भोजन वस्त्र आवास की आपूर्ति कर रहे हैं। अब उसी में अपराध भी पैदा हो जाते हैं, उसी में समस्याएं भी पैदा हो जाती। एक क्षेत्र के लोग, द पीपुल ऑफ वन एरिया अटैक द पीपुल ऑफ अदर एरिया, दूसरे क्षेत्र के लोगों पर आक्रमण करने लग जाते हैं, अपने अपने हितों के लिए लड़ने लग जाते हैं। अभी तो सामान्य समझ है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो यहां पर देखिए दूसरा फैक्टर जनरेट हो जाता है, कौन सा? मिलिट्री फैक्टर, सैनिक तत्व बोलते हैं। लेकिन सैनिक तत्व का उद्देश्य क्या है? राज्य की रक्षा, यानी जो स्टेट डेवलप हुआ है उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जो है इसका विकास हुआ। तो इसके लिए क्या चाहिए? अब ये क्वालिटी तो हर आदमी में नहीं होगी ना, तो उसके लिए चाहिए शौर्य, उसके लिए शौर्य यानी बहादुरी और उत्साह, उसके लिए जील चाहिए, जील मतलब उत्साह चाहिए और शौर्य चाहिए। तो ऐसे लोग होने चाहिए, तो उसको मिलिट्री फैक्टर कहेंगे। और तीसरा जो तत्व है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं फिलोसफिकल फैक्टर। तो देखिए ईएमपी हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर एंड फिलोसफर फैक्टर। फिलोसफर फैक्टर मतलब होता है कि समाज में जब इकोनॉमिक फैक्टर डेवलप हुआ, बहुत सारे लोग जो है उत्पादन करने लगे, फिर रक्षा की आवश्यकता भी महसूस हुई तो वो भी लोग मिल गए। अब पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों की जरूरत हुई, तो कौन चलाएगा? तो हर कोई नहीं चलाएगा, हर कोई चलाएगा तो फिर वही समस्या आएगी जो उन्होंने बताया कि लोग डेमोक्रेसी के नाम पे ऊपर तो आ जाते हैं, लेकिन वो संचालित जो राज्य का संचालन करते हैं वो ऑटोक्रेटिक तरीके से करते हैं और लोगों का भला नहीं हो पाता है, जस्टिस नहीं मिल पाता है, वेलफेयर नहीं हो पाता, तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने बोला दार्शनिक तत्व होना जरूरी है, फिलोसफर फैक्टर, विवेक यानी कि तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, विवेक। और व्यक्ति वो जो फिलोसफर फैक्टर होगा वो विवेक का प्रयोग करके शासन का संचालन करेगा। इस तरह से ये तीन घटक हमारे पास हो गए आदर्श राज्य के, यानी प्लेटो के आदर्श राज्य के तीन घटक, इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर और शासन चलाने वाले लोग जो इकोनॉमिक फैक्टर और मिलिट्री फैक्टर को कोऑर्डिनेट करके उनके समन्वय बना करके शासन का संचालन करेंगे। लेकिन केवल इन्हीं से काम नहीं चलेगा। अब एक और चीज वो बताते हैं कि देखिए राज्य का संचालन जब होगा, व्हेन द स्टेट विल रन, तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे विकसित होंगी। जैसे जब आर्थिक तत्व विकसित होगा, इकोनॉमिक फैक्टर डेवलप होगा, तो क्या होगा? थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी कुछ लोग होंगे जो कुछ पर्टिकुलर काम करेंगे, कोई खेती का काम करेगा, कोई कारपेंटर का काम करेगा, कोई लोहे का काम करेगा, कोई जो है सब्जी बेचने का काम करेगा और कोई सब्जी उपजाने का काम करेगा। तो बहुत तरह के लोग होंगे, तो स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे उनके, तो उसे कहेंगे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस। और जब वो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगा, उस काम में वो विशेषीकृत हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्पेशलाइजेशन ये ऑटोमेटिकली राज्य के यानी कि आदर्श राज्य के अंदर विकसित हो जाते हैं। कुछ काम कुछ व्यक्ति एक ही काम को करते हुए उस काम के स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उस काम को करते हुए उसकी सबसे अच्छी जानकारी उनके पास हो जाती है और राज्य की वो जरूरत बन जाते हैं, वो नीड बन जाते हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर फिर हमें जरूरत पड़ेगी तीन तरह के लोगों की। देखिए एक है संरक्षक यानी कि गार्जियन फैक्टर बोलते हैं उसको, संरक्षक। दूसरा है सहायक संरक्षक, ऑक्सिलरी फैक्टर, ऑक्सिलरी गार्जियन फैक्टर। और तीसरा है उत्पादक वर्ग यानी कि प्रोड्यूसिंग क्लास। आदर्श राज्य से मतलब आदर्श राज्य में क्या क्या चीज होना चाहिए, आइडियल स्टेट, ये बता रहे प्लेटो। तो पहले तो आपने देख लिया कि भाई ये राज्य विकसित कैसे हुए, तो इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर और फिलोसफर फैक्टर की जरूरत हुई। अब राज्य को और बेहतर बनाना है और आइडियल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें संरक्षक चाहिए, गार्जियन, सहायक संरक्षक और उत्पादक वर्ग के बीच जो संतुलन बना सके उसे कहेंगे गार्जियन। उत्पादक कौन है? इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा
उत्पादक। दूसरा कौन था? तो सहायक संरक्षक और उत्पादक। सहायक संरक्षक कौन है? जो उनकी रक्षा करता है, जो उनकी रक्षा करता है, यानी सुरक्षा देने वाले लोग। इसके अलावा जो हमारे जो सीमाओं पर, जो राज्य की सीमा को सुरक्षा करने वाले लोग हैं, जो युद्ध के लिए तत्पर रहने वाले लोग हैं, जो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने वाले लोग हैं, वो हमारे सहायक संरक्षक हैं। अब इन दोनों के बीच भी संतुलन होना चाहिए। तो जो हमारा संरक्षक वर्ग होगा, गार्जियन क्लास होगा, जो शासक वर्ग होगा, वो इन दोनों के बीच संतुलन बनाएगा, बैलेंस करेगा। तो वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसको? वो संरक्षक वर्ग को क्या होना चाहिए? उसे बुद्धि प्रेमी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लास का होना चाहिए। उसे दार्शनिक होना चाहिए, फिलोसफर, उसे दार्शनिक होना चाहिए, और हमेशा ही समाज कल्याण के बारे में उसे सोचना चाहिए। वो होगा संरक्षक। हर किसी को नहीं बनाएंगे संरक्षक। संरक्षक वो होगा जो बुद्धि प्रेमी होगा, यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा, जो दार्शनिक सोच रखने वाला होगा, फिलोसफर थॉट रखने वाला होगा, और समाज कल्याण का दृष्टिकोण उसके अंदर ही मौजूद होगा। ऐसे व्यक्ति संरक्षक बनेंगे। सहायक संरक्षक जो उत्पादक वर्ग की सुरक्षा करेगा, जो राज्य की सीमा की सुरक्षा करेगा, जो युद्ध के लिए तैयार रहेगा, जो संरक्षक वर्ग की भी सुरक्षा करेगा। यानी कुल मिलाकर राज्य को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो वर्ग होगा वो सहायक संरक्षक होगा। लेकिन एक तीसरा वर्ग है जिसे कहते हैं उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर क्लास। किसान हो गए, कारीगर हो गए, शिल्पकार हो गए, व्यापारी हो गए, उत्पादन करने वाले लोग हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं जो समाज में उत्पादन कर रहे हैं। कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। शिल्पकार जो है वो शिल्प, नई नई चीजें बना रहे हैं। व्यापारी जो है वो वस्तुओं को इधर से उधर, यहां से वहां ले जाकर के बेच रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और इससे आर्थिक व्यवस्था संचालित हो रही। तो उत्पादक वर्ग हो गए। तो इन उत्पादक वर्ग और सहायक संरक्षक वर्ग के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेंगे हमारे संरक्षक वर्ग। अब यहां बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियल स्टेट की अगर बात करें कि आखिर आइडियल स्टेट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, क्या क्या चीज एक आदर्श राज्य में होना चाहिए, तो इसे जरूर समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक आपने ये देख लिया कि एक आदर्श राज्य अगर होगा तो उसमें क्या क्या चीज होगा, इकोनॉमिक फैक्टर होगा, मिलिट्री फैक्टर होगा, फिलोसफर फैक्टर होगा, साथ में संरक्षक होंगे, सहायक संरक्षक होंगे, और उत्पादक वर्ग भी होंगे। लेकिन इनके अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए न्याय, जस्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर समाज में न्याय नहीं, यानी जस्टिस प्रॉपर नहीं होगा, तो आदर्श राज्य बन ही नहीं पाएगा, वो आइडियल स्टेट नहीं हो पाएगा। उत्पादक सैनिक और शासक वर्गों में संतुलन रखकर, यानी मेकिंग द बैलेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, मिलिट्री एंड द रूलिंग क्लास, संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक न्याय की आवश्यकता है। अगर न्याय नहीं होगा तो ये सब अलग अलग भाग जाएंगे। उत्पादक कुछ और सोचेंगे, सैनिक अपने हितों में सोचने लगेंगे, और शासक अपने हितों में सोचने लगेंगे। तो ये न्याय की बहुत विस्तृत अवधारणा है, आगे बताएंगे हम। न्याय का सिद्धांत भी है आगे, तो वहां पर आपको हम बताएंगे कि ये क्या न्याय चाहते थे। यहां पर एक चीज आपको जरूर बता देते हैं कि ये जब न्याय की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो भी वर्ग है, चाहे वो उत्पादक वर्ग है या सैनिक वर्ग है या शासक वर्ग है, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, अपना उनकी जो ड्यूटी है उस कर्तव्य को पूरा करे, और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे, एनक्रोचमेंट न करे, तो न्याय जो है वो स्थापित हो जाएगा। तो पहली तो बेसिक चीज यही हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि राज्य जो है ये व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है, यानी कि जो व्यक्ति है, जो किसी भी राज्य में जो व्यक्ति है, उनकी जो सोच है, उनका जो चरित्र है, उसी चरित्र से राज्य का निर्माण होता है, जो शुरू में ही आपको बताया है। और ये एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि राज्य का निर्माण
फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो है, कोई ओक मतलब एक वृक्ष, विशेष प्रकार का वृक्ष, बहुत वैरायटी के ओक होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो राज्य का निर्माण वृक्ष और चट्टानों से नहीं हुआ है, राज्य का निर्माण होता है व्यक्तियों से। तो व्यक्तियों का चरित्र जिस तरह का होगा, राज्य का स्वरूप भी वैसा होगा। तो आदर्श राज्य बनाने के लिए व्यक्ति को भी आदर्श बनना पड़ेगा। अगर व्यक्ति आदर्श नहीं है और वो सोच रहे कि राज्य आदर्श हो जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। तो इसीलिए व्यक्ति का जो विस्तृत रूप है वो राज्य है। तो व्यक्ति के स्वरूप में बदलाव होना चाहिए, व्यक्ति के चरित्र में बदलाव होना चाहिए, उसकी शिक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में बताते हैं प्लेटो कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, जो शासक वर्ग होगा उसे कैसा होना चाहिए, ये सब बातें भी बताते हैं और उससे व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन भी आती है। विशेष कार्य का सिद्धांत मतलब जैसे बताया अभी इकोनॉमिक फैक्टर में आपने देखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर काम में क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं जो विशेष कार्य को करते हुए वो उस काम के जानकार हो जाते हैं और इनकी समाज को जरूरत पड़ जाती है। शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था से बदलाव लाया जा सकता है, शिक्षा से बदलाव लाया जा सकता है, व्यक्ति के, शासकों के, उत्पादकों के, सभी का स्वरूप बदला जा सकता है, लोगों का यानी राज्य के भीतर के लोगों का चरित्र बदला जा सकता है। कैरेक्टर कैन बी चेंज विद द एजुकेशन। तो उन्होंने जन्म से लेकर के 50 वर्ष तक की शिक्षा की प्रणाली का उल्लेख किया, क्योंकि ये शिक्षा को एक महत्वपूर्ण आधार मानते हैं न्याय स्थापित करने के लिए। क्योंकि जब शिक्षा होगी तो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भी समझेगा और कर्तव्य को समझते हुए दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे न्याय स्थापित होगा। नागरिकों के 3 वर्ग जो उत्पादक हैं, सैनिक हैं और संरक्षक हैं। उत्पादक, सैनिक और संरक्षक, ये तीनों क्या करेंगे, अपने अपने काम को, अपने अपनी जो इनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको वो पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया कि अगर ये अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा करते हैं, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो संरक्षक हो। संरक्षक कौन होगा, जो उत्पादक और सैनिक वर्गों के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना पाएगा। और उत्पादक कौन होगा, जो आपको ऊपर बताया हमने, जो उत्पादन करेगा, जैसे किसान है, कारीगर होगा, शिल्पकार है, क्या व्यापारी हैं। और सैनिक कौन होंगे, जो रक्षा करेंगे, राज्य की भी, राज्य की भूमि की भी रक्षा करेंगे और देश के यानी राज्य के भीतर अगर कोई खतरा आता है या बाहर से कोई खतरा आता है तो उसको भी सुरक्षित करेंगे। और यहां पर एक और बात आती है कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। द किंग शुड बी फिलोसफर। राजा को, दार्शनिक राजा की अवधारणा इन्होंने विकसित की थी। दार्शनिक राजा यानी वो राजा जो दार्शनिक होगा, जो पूरी तरह शिक्षा से भरपूर होगा, जिसकी विवेकी शक्ति, जिसकी जो सोचने समझने की क्षमता बहुत विस्तृत होगी, और वो जो है संपत्ति के प्रति कोई लोभ नहीं रखेगा, परिवार के प्रति कोई लोभ नहीं रखेगा, अपने परिवार और संपत्ति से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वही जन कल्याण का काम कर पाएगा, वही राज्य को बेहतर दिशा दे पाएगा। तो ये दार्शनिक राजा की अवधारणा का उन्होंने विकास किया और यहीं पर उन्होंने सैनिक और शासक वर्गों के लिए परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं। द कम्युनिज्म थ्योरी फॉर मिलिट्री एंड द रूलिंग क्लास, वो कहते हैं कि जब तक सैनिक और शासक वर्ग अपने आप को संपत्ति और परिवार से अपने आप को दूर नहीं रखेंगे, उस माया मोह से अपने आप को ऊपर नहीं करके रखेंगे, वो अपना काम पूरी लगन और पूरे समर्पण के साथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि सैनिक और शासक वर्ग के लिए परिवार और संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए। इस टॉपिक को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि परिवार और संपत्ति का साम्यवाद क्या है और किस तरह से ये वर्तमान में उपयोगी भी है और नहीं भी है। इसकी चर्चा होगी आगे की क्लासेस में। लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में प्लेटो क्या सोचते हैं। तो आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियल स्टेट पता चल गया कि भैया इसमें न्याय चाहिए,
इसमें जो है राज्य के का जो सोच है वो उसी से, जो व्यक्ति की सोच है उसी से राज्य की सोच बनती है, तो व्यक्ति की सोच में बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा विशेष कार्य का सिद्धांत भी है, मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड लोग भी होने चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन, जो 3 वर्ग हैं, उत्पादक, सैनिक और संरक्षक, उन्हें भी अपने अपने काम में पूरा जो है डिवोशन होना चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करें एक दूसरे का। दार्शनिक राजा की अवधारणा उन्होंने विकसित की और सैनिकों और शासक वर्गों के लिए परिवार और संपत्ति से दूर रहते हुए, यानी कहने का मतलब सैनिक और शासक वर्ग के लिए साम्यवाद की अवधारणा का विकास किया। अब इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो वर्तमान में व्यवहार में लाना मुश्किल है। जैसे देखिए, ये सैनिकों और शासक वर्ग के लिए साम्यवाद, अब ये संभव कैसे होगा कि वो शासक वर्ग जो है उसका कोई परिवार ही नहीं होना चाहिए, सैनिकों का कोई परिवार ही नहीं होना चाहिए। तो इन सब कारणों से वर्तमान में कुछ चीजें हैं जो कि एकदम उपयोगी नहीं हो सकती, तो उनको हम लोग जो है ये मान सकते हैं कि ये आलोचना का एक बिंदु हो सकता है। दार्शनिक राजा में कोई बुराई नहीं है, दार्शनिक राजा हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो शासन में सर्वोच्च शिखर पर हैं और अपने परिवार और जो उनकी संपत्ति है उससे उनको कोई लगाव या कोई उनका माया मोह नहीं है, तो स्वाभाविक है वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए उन्हें इस तरह का बनना पड़ेगा। शिक्षा का महत्व आज भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं वो अपना अपना ड्यूटी, अपना काम पूरी लगन से करें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो बहुत सी बातें प्लेटो की आज भी प्रासंगिक है, आज भी रेलिवेंट है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी आलोचना की जाती है। अब ये स्वरूप क्या हो गया, विस्तृत हो गया। जैसे इन्होंने बताया इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर नए जुड़ गए, जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जुड़ गए। तो जो इसको, चूंकि अपन प्लेटो के उस समय की अवधारणा से देख रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये देखना है कि उस समय की परिस्थिति में जो इकोनॉमिक फैक्टर बताया वो क्या था, या मिलिट्री फैक्टर जो बताया वो क्या था, या फिलोसफर फैक्टर बताया वो क्या था। तो इस तरह से यहां पर प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा में उन्होंने उन सब बातों को समावेश किया जो उन्होंने अपने जीवन काल में महसूस किया था। उन्होंने देखा था कि डेमोक्रेसी के माध्यम से किस तरह से निरंकुशता उत्पन्न हुई और उनके गुरु सुकरात को अपनी जान गंवाना पड़ी। उन्होंने यह भी देखा था कि बार बार जो शासक थे वो कल्याणकारी कार्य करने के बजाय, वेलफेयर काम करने के बजाय वो जनता का शोषण करते थे। वो उन्होंने ये देखा था कि किस तरह से समाज में भारी असमानता, इनइक्वालिटी प्रचलित थी। तो इन्हीं कारणों से उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसमें समानता बढ़े, यानी इक्वालिटी बढ़े, जिसमें राजा जो हो वो केवल वेलफेयर के बारे में सोचे। उन्होंने ये भी बात कही कि जो सैनिक हो वो रक्षा के बारे में सोचे, और जो उत्पादक वर्ग है उनको उन्होंने फ्रीडम दी। उत्पादक वर्ग की संपत्ति भी हो सकती है, परिवार भी हो सकती है, जिससे व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली चलती रहे। तो इस तरह से हम यहां पर देखते हैं कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में जिस तरह से गुणों का समावेश किया और जिस तरह के विचार दिए वो आज भी प्रासंगिक है। प्लेटो के विचारों पर एक और वीडियो के साथ हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये क्लास, हमारी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो ये हमारे लिए मोटिवेशनल भी होगा और हम आपसे जुड़े रहेंगे और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ। धन्यवाद।